कि जिसको असेंबली में उठाने की ज़रूरत है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं पूना के एक ऑफिसर के साथ अधिवेशन से पहले ऐसे ही बैठा था और उसने मुझसे ये कहा था कि भाई ये पुलिस वालों का कुछ करिए, 65 रुपये इनको मिलते हैं अगर छुट्टी के दिन काम करते हैं। तो जब असेंबली के अंदर इसके ऊपर चर्चा चल रही थी तो सारे लीडर्स खड़े रहे और बोले पुलिस डिपार्टमेंट को घर चाहिए, घर बना के देना चाहिए, उनके घरों की समस्या है। तो मेरे जहन में एकदम क्लिक करा, मैंने खड़े रहा, मैं बोला साहब बड़े सपने बाद में दिखाइएगा, इनके 65 रुपये देते हैं आप पुलिस वालों को अगर छुट्टी के दिन काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये हुआ और मेरे हिसाब से वो तकरीबन 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट ने उसका नोटिफिकेशन निकाला और वो 65 रुपये का 900 रुपये से 1800 रुपये को कर दिया गया था। तो ये इस वजह से कि मतलब लोगों की तरफ से पता चला था, मुझे भी तब तक पता नहीं था कि पुलिस वालों को अगर छुट्टी के दिन काम करते हैं तो 65 रुपये दिए जाते हैं। तो ऐसे कुछ बातें थी जो मैं अपनी तरफ से रखना चाह रहा था, कुछ आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि क्या है, कैसा चल रहा है। 2-3 मुद्दे थे अहम जो मैं बताना चाह रहा था। एक तो ये है साहब कि महानगर पालिका के अंदर आपने देखे होंगे, हर मीडिया वाले ने तो इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर किया था कि 27 करोड़ रुपये महानगर पालिका से दलितों के लिए जो आए थे वो वापस गए। क्यों वापस गए कि बहुत छोटी सी 31 लाख रुपए की रकम महानगर पालिका को भरना था, वो भर नहीं सके, जिसकी वजह से वो पैसा वापस चले गया। अब उससे ज़्यादा एक हैरानी की बात यह है कि साहब 2013 और 14 में औरंगाबाद महानगर पालिका के पास 54 करोड़ रुपये आए थे घरकुल योजना के लिए, 54 करोड़ रुपये, जिसमें से महज 22 करोड़ रुपये अभी तक खर्चा किए गए हैं। इसकी वजह ये थी कि बीपीएल के अंदर इन्हें ज़मीन नहीं मिलती थी। मेरे हिसाब से महानगर पालिका के अंदर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि 2014 में गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला और जीआर के अंदर ये कहा कि दलितों की अगर बात है तो सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन की नहीं, वो एपीएल के लिए भी उन्होंने परमिशन दिए कि एपीएल के लोगों को भी वो घरकुल योजना का फ़ायदा मिलना चाहिए। 34 करोड़ रुपया औरंगाबाद महानगर पालिका के पास 2014 से पड़ा हुआ है दलितों के घरकुल योजना के तहत एपीएल का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद भी। और जब जानकारी निकाली गई तो पता चला कि महानगर पालिका की तिजोरी खाली पड़ी है, तो इन्होंने फिक्स डिपॉजिट करके वो फिक्स डिपॉजिट का पैसा अपने दूसरे कामों के अंदर लगा रहे हैं। तो ये मुद्दे के अंदर पार्टी का कहीं पर भी कोई हमारा डाइल्यूशन नहीं है। हमने बहुत जो हमारा पहला स्टैंड था वही स्टैंड को हम आगे ले जाते हुए, हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि जो पिछले म्यूनसिपल कमिश्नर थे, वो पिछले म्यूनसिपल कमिश्नर ने जिस तरह का स्टैंड लिया था, और आपको मालूम है कि उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट पेश किया है। उस एफिडेविट के अंदर उन्होंने क्लियर बताया है कि महानगर पालिका में ये समांतर स्कीम नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये है कि नए कमिश्नर साहब जो आते हैं वो क्या स्टैंड लेते हैं। देखिए, मेरा खुला आरोप ये है कि भाजपा इसमें विरोध जो कर रही है वो सिर्फ दिखाने के लिए विरोध कर रही है। हमने भाजपा के नेताओं को कहा कि अगर आपको ये स्कीम इतनी ही बुरी लगती है तो आप ऐसा करिए कि महानगर पालिका के अंदर ठहराव लेकर आइए, एमआईएम के कॉरपोरेटर्स उस ठहराव का समर्थन करेंगे। हमारी आपकी वैचारिक जो मतभेद है वो है, लेकिन कुछ मुद्दों के ऊपर हम किसी के साथ भी जा सकते हैं अगर उसमें शहर का विकास हो और गरीबों को अगर किसी ने कोई परेशान कर रहा है। तो ये स्कीम के अंदर हम भाजपा के नेताओं को जो दुगली राजनीति कर रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं कि नहीं होना चाहिए करके, और दूसरी तरफ आप सत्ता में बैठे हुए आप क्यों महानगर पालिका के अंदर एक रेजोल्यूशन नहीं लेके आते हैं। एमआईएम के पूरे कॉरपोरेटर्स उसका समर्थन करेंगे, लेकिन समांतर से कैसी कैसी कोशिशें होती है लोगों को खामोश बिठाने के लिए, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मुद्दे हम जो असेंबली के अंदर मैं पर्सनली जो उठाने वाला हूँ, वो एक तो आप जानते हैं कि मराठवाड़ा अभी फिर से काफ़ी ज़्यादा जो बाढ़ की परिस्थिति जो है वो एक मुद्दा अहम है। और हम सरकार से ये कहने वाले हैं कि अब आप ये जो ड्राउट टूरिज़्म जो कर रहे हैं ये बंद करिएगा। एक मंत्री जब आता है उसके पीछे है तो 2500 गाड़ियाँ लगी रहती है, प्लेन का आने जाने का खर्चा रहता है।
आपको मालूम है, आपके जिला अधिकारी है, आपका डिविजनल कमिश्नर है, उनके पास से रिपोर्ट मंगाइए और मुंबई में बैठे बैठे आप कुछ फैसले करिए। ये नहीं है कि 14 मंत्रियों का काफिला आ रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, घूम के तो फिर जा रहा है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा जो है कि वक्फ बोर्ड के जो इश्यूज़ है पूरे महाराष्ट्र के, देखिए ये वही मुख्यमंत्री है और ये वही माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे साहब। जब विरोधी पक्ष में थे तो ये लोगों ने विधानसभा के अंदर इतने तगड़े भाषण किए थे कांग्रेस को और राष्ट्रवादी कांग्रेस को लताड़ते हुए। अब सिर्फ भाषण नहीं दिए थे, जो भाषण दिए थे बाद में उस भाषण की एक किताब बनाए उन्होंने, बुकलेट बनाए और पूरे लोगों के अंदर ये तकसीम करे थे उन्होंने, ये बताने के लिए कि देखिए तुम्हारे मुद्दे हम उठा रहे हैं। अब हम उनसे ये सवाल करना चाह रहे हैं, ये रंग कैसा बदल गया है एकदम। आप सत्ता में आते ही आपने तो इतनी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, अब क्या वजह है कि आप खामोश बैठे हैं? उसकी वजह साफ सिंपल है। आप औरंगाबाद के अंदर देख लेंगे तो आपको इतना नहीं नज़र आएगा, औरंगाबाद में जो ज़मीनें है वो है, लेकिन बाहर के उसमें देखिए आप, उस्मानाबाद के अंदर एक नेता साहब ने ज़मीन हड़प करके बैठे हुए हैं, लातूर में एक नेता साहब ने हड़प करके बैठे हैं, सांगली में, पुणे के अंदर बड़े बड़े, तो सबकी मिली भगत है। तो मेरे को छेड़ो मत, मैं तुमको छेड़ता नहीं हूँ, खामोश बैठो। इतने सारे कमीशन आप बनाए हैं साहब, एटी के कमीशन की रिपोर्ट आके गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई, कम से कम इतनी बड़ी वॉल्यूम है वो, जिसके अंदर उन्होंने क्लियर लिखा है कि ये आरोपी है, इसके ऊपर केस रजिस्टर होना चाहिए, ये आरोप। तीसरे जो अहम मुद्दे हैं, एक भ्रष्टाचार के ऊपर हम सरकार को सवाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि नागपुर बेंच ने, आपको मालूम होगा कि एक बहुत ही नाराज़गी का एक जजमेंट दिया है कि अगर भ्रष्टाचार इसी तरह चलता रहा तो लोगों ने टैक्स नहीं भरना चाहिए। हम तो नागपुर हाईकोर्ट को आदर मानते हुए सरकार से कहेंगे या तो ये बंद करो या नहीं तो हम आदेश देंगे कि भैया टैक्स नहीं देंगे करके। ये हम नहीं कह रहे, सरकार नागपुर बेंच ने बोला है कि ये बंद करो, नहीं तो आपको है तो लोग टैक्स नहीं देंगे करके। ये गवर्नमेंट, इसका ऑर्डर है, डोंट पे टैक्सेस, गवर्नमेंट फेल्स टू कर्ब करप्शन। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है करप्शन रोकने के लिए? कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, वो लोग सब इसके अंदर शामिल है। लोकल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो घाटी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ जो है, लातूर के अंदर पानगांव में जो घटना हुई और जिसे दबाने की कोशिश की गई थी, और दबाने की कोशिश सिर्फ पुलिस द्वारा नहीं की गई थी, लातूर का मीडिया क्यों खामोश था, इसके ऊपर भी बड़ा सवाल हो रहा है। मैंने ये सवाल उठाया था, पत्रकार मैं भी था, तो मैंने 3 सवाल किया था। या तो आपको किसी ने डराया था, या तो किसी ने आपको मनाया था, समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से कुछ किया था, या तो आपको खरीदा गया था। वरना इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद 3 दिन तक लातूर का पूरा मीडिया खामोश था। और जब हम गए तो उल्टा हमसे सवाल कर रहे, आप राजनीति करने के लिए आए हैं। हमने मीडिया वालों से ये कहा कि अगर आप ईमानदारी से पत्रकारिता करते तो हमको आने की ज़रूरत नहीं रहती, आप खामोश बैठे तो इस वजह से हमें आवाज़ उठाना पड़ा। उसके बाद जो हुआ है, हम मजलिस का ये स्टैंड है, चाहे किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हो, अगर वो पुलिस वालों के ऊपर अगर इस तरह का हाथ उठाएगा तो मेरे हिसाब से ये जंगल राज बन जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। भीड़ में हुआ, उसके बाद नंदुरबार में, उसके बाद नासिक में, ऐसे बहुत सारी जगहों के ऊपर, थाने में हुआ, एक लेडी कांस्टेबल को मारते हुए, शिव सैनिक एक लेडी कांस्टेबल को मारते हुए सारी दुनिया ने देखी है। अभी इसलिए हो रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं कमज़ोर है, स्ट्रांगली ये नहीं कर रही है, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। तो में अगर देखा जाए तो क्या वजह है कि आपको नागपुर में, पूना में, मुंबई में अच्छी सड़कें मिलती है, औरंगाबाद में अच्छी सड़कें क्यों नहीं बनती हैं? इसकी वजह ये है साहब कि एक जो ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का एक जो नेक्सस बना हुआ है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। उसकी एक ज़िंदा मिसाल अगर देखा जाए तो अभी यही सरकार ने 25 करोड़ रुपये सैंक्शन किए औरंगाबाद के कुछ रोड्स को डेवलप करने के लिए। हमारा ये था कि साहब ठीक है, आपकी सरकार है, आप चाहेंगे कि आपके उसमें, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ था कि गवर्नमेंट ने 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किया और पूरे के पूरे रोड्स जो है वो अपने जो भाजपा के जो आमदार चुन के आए हैं उनके एरिए से। होना ये चाहिए साहब, इलेक्शन जब ख़त्म होता है
उसके बाद कोई भाजपा नहीं, कोई सेना नहीं, सरकार हमारी भी है, मुख्यमंत्री हमारे भी है। आपने ये करना चाहिए था। हम औरंगाबाद को 25 करोड़ रुपए दे रहे हैं, हम 3 कमेटी बनाए हैं, डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर, ये लोग तय करेंगे कि कहाँ पर कौन सा खराब सड़क है, उसके ऊपर बनाना चाहिए। खैर उन्होंने अपना रंग दिखाया, 25 करोड़ रुपये आए यहाँ पर। 25 करोड़ रुपये आने के बाद जो धांधलियाँ हुई है, वो धांधलियों के बारे में जब जानकारी निकाले तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स सामने आए जिसकी वजह से हमारे कॉरपोरेटर विकास येड़के साहब को बॉम्बे हाईकोर्ट में जाना पड़ा। जब ये पूरी डिटेल जब देखी गई तो ये समझ में आ रहा है साहब कि कितना अंधाधुंध कारोबार औरंगाबाद महानगर पालिका में चलता है। इसकी एक जिंदा मिसाल है। 25 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जब आया तो इसका जब टेंडर फ्लोट किया गया तो साहब वो टेंडर फ्लोट करते वक्त इस तरह के कंडीशन डाले गए कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को ही ये मिलना चाहिए। उसमें सबसे पहला अहम का ये कंडीशन ये था कि जो औरंगाबाद में काम कर चुका है, इस तरह के इतने बड़े काम औरंगाबाद में कर चुका है, वो एक कंडीशन थी। अब सवाल ये है साहब, भाजपा के बड़े बड़े नेता औरंगाबाद के ये जम्मू कश्मीर में जाके कई हज़ार करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में जाके काम कर रहे, सारे दूसरे राज्यों में जाके बात कर रहे। ये 25 करोड़ रुपये के लिए सिर्फ औरंगाबाद का ही कॉन्ट्रैक्टर आप कॉम्पिटेटिव बिडिंग क्यों नहीं करवाने लगाए थे? साहब 3 कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें आए थे। वो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स जब आए थे तो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट कर दिया गया। 25 करोड़ रुपये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। एक ऐसा रीज़न देके इनका टेंडर कैंसिल कर दिया गया। अगर एक ही कॉन्ट्रैक्टर बचा हुआ था तो टेंडर रिकॉल होते हैं, कई मरतबा रिकॉल हुए हैं, लेकिन इनको देना नहीं था। अब इसमें साहब एक पूरा ग्रुप तैयार हो गया। इसमें सबसे आश्चर्य की बात है कि ये जो 25 करोड़ रुपये दिया गया था तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक एक नोट निकाली थी और ये कहा था कि ये 25 करोड़ रुपये कैसे खर्च होंगे। टेंडरिंग प्रोसेस के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। डिविजनल कमिश्नर हेड थे, कलेक्टर साहब थे और उसके अंदर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब थे। कलेक्टर साहब उस वक्त इससे पहले की जो विक्रम कुमार के बाद वीरेंद्र सिंह साहब थे इसके अंदर। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब सम्माननीय महाजन साहब थे। इसमें जो ये किया गया है साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट है तो आपने दे दिए 8% अबाव से ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। जब ये मामला सामने आया तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई। ये कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। इसमें सिटी इंजीनियर पांजड़े साहब ये कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। उस वक्त के आयुक्त महाजन साहब मिले हुए हैं। कलेक्टर अगर खामोश बैठा था उस वक्त तो कलेक्टर के ऊपर भी उंगली उठाई जा सकती है, क्योंकि 25 करोड़ रुपये सरकार के है। कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर से अकेला फैसला नहीं करने वाले थे। म्यूनसिपल कमिश्नर की तरफ से ये लोगों ने ये किए हैं। अब साहब इसके अंदर ये देखिएगा कि इसमें कुछ चीज़ें जो सामने आई है। जब अदालत में ये मामला गया है तो महानगर पालिका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिकंदर अली साहब ने एक एफिडेविट पेश किया औरंगाबाद हाईकोर्ट को। 25 करोड़ का मामला है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिटी इंजीनियर का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला ये 3 लोगों की कमेटी है, ये 3 लोग इसके ऊपर डिसाइड करेगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिकंदर अली साहब ने एक एफिडेविट पेश किया। वो एफिडेविट जब पेश किया तो म्यूनसिपल कमिश्नर को भनक भी नहीं कि मतलब ये एफिडेविट है तो कोर्ट में दिया गया है। उन्होंने ये लिखा है, वो साइन मत करो, it is specifically mentioned to take approval of the commissioner for filing affidavit in reply in the public interest litigation। सिकंदर अली साहब आगे लिखते हैं, I tender unconditional apology before this honorable court as before filing the affidavit dated 9/12/2015 the approval of the commissioner as contemplated in the office order was not taken। यानी कि हाईकोर्ट के अंदर 25 करोड़ रुपए का मामला है जिसके अंदर कमिश्नर एक पार्टी है। कमिश्नर को कहीं पर भी ये पता नहीं कि कोई एक एफिडेविट साइन हो रहा दिया जा रहा है। सिकंदर साहब अपने लेवल के ऊपर ये एफिडेविट है तो उसे दे देते हैं। सिर्फ यहीं तक नहीं है, इस एफिडेविट के अंदर
प्रोसेस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कैसी धांधलियाँ हुई है, आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स बताता है। इसमें ये एफिडेविट हाई कोर्ट में सबमिट किया है महानगर पालिका की तरफ से, और उसके अंदर लिखा है इट अपीयर्स दैट वाइल कंप्लीटिंग द टेंडर प्रोसेस, ये जो 25 करोड़ रुपए का जो टेंडर प्रोसेस था, द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन महाराष्ट्र म्युनिसिपल अकाउंट कोड वॉज वायलेटेड। यानी कि हमने जो कानून था उसका उल्लंघन करके ये टेंडर प्रोसेस को हमने आगे बढ़ाया है। ये एफिडेविट के अंदर लिखा हुआ है, और इस एफिडेविट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने मानी है कि ये गलत हुआ है। अब सवाल ये है, अगर गलत हुआ है तो ये गलत किसने किया है? जब एग्रीमेंट ये जब 25 करोड़ रुपये आए थे तो उसका टेंडरिंग प्रोसेस के लिए एक ये बनाया गया था कि आपको ये कंडीशंस रहेंगे और ये कंडीशन के हिसाब से आपको ये टेंडर देना है। टेंडर किसने तैयार किया था? औरंगाबाद शहर के सिटी इंजीनियर मिस्टर पांझड़े साहब ने ये टेंडर ये निकाला था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने चाहिए करके। इसी टेंडर के प्रोसेस के अंदर एक कंडीशन ये है साहब कि जो कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया जाएगा उसका एक क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि अगर ये 25 करोड़ रुपए का काम है तो उसने कम से कम इस 25 करोड़ में के 80% का इक्विवेलेंट का कोई काम उसने पहले से किया है, यानी कि एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए। अगर 25 करोड़ का है तो उसने 20 करोड़ रुपए का भी काम औरंगाबाद शहर के अंदर किया है, ऐसा एक सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा। इसी एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है द सिटी इंजीनियर शैल बी अटैच्ड टू सपोर्ट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया the contractor's work experience in city, that is municipal corporation limits, shall only be considered. Certificate from any officer of the rank not below the city engineer shall be attached to support the eligibility criteria. यानी कि औरंगाबाद शहर का सिटी इंजीनियर ने ये सर्टिफिकेट देना कि ये फला कॉन्ट्रैक्टर ने इससे पहले 20 करोड़ 22 करोड़ रुपए के काम किया है। ये एग्रीमेंट के अंदर आपने महानगर पालिका ने ही निकाला है। इसके अंदर सिटी इंजीनियर औरंगाबाद शहर में एक अकेले है, सम्मान्य पांझड़े साहब। सर्टिफिकेट साहब कि ये जो GNI कंस्ट्रक्शन क्या है, गुरु नानक इंफ्रास्ट्रक्चर में इससे पहले 17 करोड़ 71 लाख रुपये का काम किया है। ये सर्टिफिकेट इशू किया गया सिकंदर अली साहब ने, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। अब साहब सवाल ये है कि इस एग्रीमेंट के तहत आपने बाकी के 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को क्यों निकाले? कि उनका उनको DD देना था, उन्होंने FD कर डाले, या FD देना था DD कर डाले करके, बहुत ही मतलब माइनर सा रीज़न था, उसकी वजह से ये दोनों को कैंसिल कर डाले, ये तीसरे को देना था। अब इस एग्रीमेंट के तहत आपको सिटी इंजीनियर नो लेस देन द सिटी इंजीनियर ये सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। सर्टिफिकेट इशू किया गया है सिकंदर अली साहब के पास। जब ये पूरी फाइल बन के पांझड़े साहब के पास गई अप्रूवल के लिए, तो उसूलन पांझड़े साहब ने इसको फ़ौरन कैंसिल करना चाहिए था कि तुम्हारे को तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है। अब सवाल ये है कि सिकंदर अली साहब ने क्यों इसको ये दिया है, जबकि RTI के अंदर एक जानकारी निकाली गई, ये जो 25 करोड़ रुपए का काम है, ये 25 करोड़ रुपए के काम के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। तो औरंगाबाद महानगर पालिका ने रिटर्न के अंदर RTI के उसमें एक डॉक्यूमेंट दिया, जिसमें इसके अंदर कार्यकारी अभियंता HA कोले, हेमंत कोले साहब इसके लिए रहेंगे। प्रकल्पाचे उप अधिकारी KR कुलकर्णी जो रास्ते में रिटायर हो गए थे, और बाकी 4-5। इसमें सवाल ये है साहब कि कॉरपोरेशन में एक रोड बना रही है, उस रोड को बनाने के लिए ये फला इंजीनियर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो आपने कोले साहब का सर्टिफिकेट लेना चाहिए था। कोले साहब इंजीनियर ये है इसमें। अगर सिटी इंजीनियर ने देना था तो पांझड़े साहब ने देना चाहिए था, पांझड़े साहब ने नहीं दिए, इसको सिकंदर अली साहब ने दे डाले। अब उसमें दूसरी चीज़ ये है कि अब ये बात सामने आ रही है
कि जिस दिन ये सर्टिफिकेट ये साइन किया गया है, जो सिकंदर साहब ने जो लेटर दिए थे, सर्टिफिकेट जो दिए थे 20/5/2015 को, 20/5/2015 को दिए थे। एक दूसरा आरटीआर डॉक्यूमेंट के अंदर ये पता चला है, महानगर पालिका ने खुद ने ये किया था कि श्री सिकंदर अली कार्यकारी अभियंता यानी 20/5/2015 रोजी एक दिवसाची किरकोळ रजा घेतलेली आहे करिता। अगर 20 तारीख के दिन साहब अगर वो छुट्टी के ऊपर थे, महानगर पालिका कह रही है तो 20 तारीख के दिन ये लेटर कैसा इशू हुआ था, घर पे साइन हुई थी क्या, ये एक सवाल होता है। अब ये साहब ये पूरा मामला जो है, ये जब नोटिस होती है कि ये इसके अंदर कौन कौन लोग हैं, सब ने अपना अपना, अब इसका फाइनल प्रोसेस जो है वो जो 3 लोगों की कमेटी है, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और म्यूनसिपल कमिश्नर, इनके सामने रख देना चाहिए पूरे डॉक्यूमेंट्स, और वो लोग ये टेंडर खोलेंगे करके। ये सिकंदर साहब ने अपना लिख डाले इसके अंदर, लेकिन उसके बाद साथ सम्माननीय हमारे चीफ इंजीनियर साहब उसको लिखते हैं, GNI यांची निविदा उघडण्यास हरकत नाही, प्रकरणी CA यांचे देखील अभिप्राय घेण्यात येतील। यानी कि जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 25 करोड़ रुपये दिया है साहब, वो 3 लोगों को ही अथॉरिटी थी कि टेंडर प्रोसेस ये वो करने के लिए। आपका एक ऑफिसर ऊपर लिख रहा है कि अब ये पूरा टेंडर प्रोसेस हो गया है, अब ये फाइनल ओपनिंग के लिए है, तो फाइनल जो कमेटी है वो 3 लोगों के पास दे देनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर। उसी के नीचे है तो पांजड़े साहब लिख देते हैं GNI यांची निविदा उघडण्यास हरकत नहीं, मतलब हु हैज ऑथराइज्ड यू। आपको कहीं ना कहीं आपको GNI को फेवर करना था, इस वजह से ये पूरे मामले हुए हैं। अब ये फेवर करना था तो कौन खामोश बैठा था साहब, क्यों खामोश बैठे थे वो अधिकारी जिनकी ये जिम्मेदारी थी? महाजन साहब क्यों खामोश बैठे थे उस वक्त? विक्रम कुमार साहब, दूसरे जो वीरेंद्र सिंह साहब, ये क्यों खामोश बैठे थे? उनकी जिम्मेदारी थी, वो उनका पब्लिक का पैसा था, तो इन्होंने ये पूरा करके उसको फाइनली है तो दे दिए। इसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं था कि CA का आपको कोई लेने की ज़रूरत है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेने का नहीं था साहब। ये प्रोसेस आया है, ये टेंडर प्रोसेस, अब ये डिविजनल कमिश्नर, इसके अध्यक्ष है इस कमेटी के, डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर और म्यूनसिपल कमिश्नर डिसाइड करेंगे करके। अंदर कुछ झोल हुआ है करके उस वक्त छगन भुजबल साहब ने ये सवाल उठाए तो अब ये हो गया है कि अब छगन भुजबल साहब ने सवाल उठाए हैं तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर इंक्वायरी करने का आदेश आया। अब इंक्वायरी करने का जो आदेश आया है, अब इसमें है तो जिलाधिकारी ने एक ऑर्डर निकाला है 1/1/2016 को, विभागीय आयुक्त ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखा कि ये विधानसभा के अंदर ये प्रश्न उपस्थित हुआ है कि इसके अंदर ये बराबर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है, इसके लिए इंक्वायरी गठित की जाए। अब इंक्वायरी गठित करने का मतलब ये है कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर साहब ये गवर्नमेंट का जो GR है, उस GR के अंदर यही है कि ये पूरे 25 करोड़ की जिम्मेदारी डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड म्यूनसिपल कमिश्नर, ये 3 लोगों की रहेगी। अब कलेक्टर ने इसके लिए है तो एक कमेटी बनाया है कि ये इसका पूरा प्रकरण की छानबीन की जाए। इसके अंदर कौन कौन है? कलेक्टर की छानबीन करने के लिए अपर जिलाधिकारी, कभी ऐसा हुआ है कि मालिक की नौकर इंक्वायरी कर रहा है? अपर जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष रहेंगे और बाकी जो है साहब बहुत छोटे छोटे जूनियर ऑफिसर्स जो है, उप विभागीय अधिकारी इसके सदस्य रहेंगे, अधीक्षक अभियंता इसके सदस्य रहेंगे। ये सब साहब डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर के रैंक के नीचे के लोग हैं। पूरा जो गेम खेला गया है आपकी निगरानी में होना चाहिए था। हम अदालत के सामने यही पॉइंट लेके जा रहे हैं। 25 करोड़ रुपये इनके जेब के नहीं है कि ये पांजड़े साहब ने ये लिख दिए हैं और इन्होंने ये लिख दिए हैं। इसके अंदर कलेक्टर को भी आपने कटघरे में खड़े करना चाहिए, महाजन साहब को भी खड़े लाना चाहिए। इसके अंदर म्यूनसिपल कमिश्नर की हैसियत से आपने किसको कैसा ये अथॉरिटी दी है? तो ये सिर्फ एक आई वॉश है साहब, लोगों को फिर एक बार धोखा देने के लिए। कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर की इंक्वायरी जो है एक अपर जिलाधिकारी करने वाला है। तो ये एक मतलब पब्लिक को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। देखिए हमारी जानकारी के हिसाब से आप लोगों को भी मालूम होगा कि GNI कंस्ट्रक्शन ने जब ये कॉन्ट्रैक्ट लिया
तो बहुत सारे पैकेटों के तकसीम किया गया था, बहुत सारे लोगों को अपने अपने हिस्से गए थे, बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे अधिकारी थे जिनको ये दिया गया था। ये आरोप है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसके अंदर कितना सच्चाई है, लेकिन जो बातें सामने आती है इसके अंदर करोड़ों रुपया पहले ही तकसीम हो गया था। साहब जब ये पैसा तकसीम हो जा रहा है, अपने शहर की सड़कें जो है वो ख़राब इसलिए होती है, खड्डे इसलिए होते हैं कि ये खड्डे जो है इसकी भरपाई, ये जो पैकेटें जो चली जाती है इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी को इसके लिए अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए हाई कोर्ट के अंदर हम ये मुद्दे को बहुत जम कर लेके जाएंगे, साथ ही साथ असेंबली के अंदर इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाके हम ये हक भंग लाने का एक प्रस्ताव सरकार के सामने रखेंगे कि ये 25 करोड़ रुपये जनता के पैसे है और जनता के पैसों का इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे हक भंग लाने की, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है कि सरकार हमारे इसमें हमें साथ देगी, क्योंकि भाजपा के ही मुख्यमंत्री ने ये पैसा दिया है, भाजपा के आमदार के बोलने के ऊपर ही यहाँ पर ये सब लाया गया है। अगर आमदार ने लेकर आया था तो आमदार की जिम्मेदारी थी कि ईमानदारी के साथ ये पैसा खर्चा हो जिस काम के लिए लाया गया है, लेकिन अभी तक ऐसा नज़र नहीं आता है। विकास घेड़के साहब ने इसके लिए बहुत कोशिशें की है। मेरे कॉरपोरेटर के ऊपर मुझे गर्व है कि किस तरह का उनके ऊपर प्रेशर आया था, किस तरह आज भी उनके ऊपर कैसा दबाव आ रहा है, हर तरह का दबाव आप लोग समझ सकते हैं कि छोटी मोटी पैकेटों की बात नहीं हो रही है, बड़े बड़े पैकेटों की बात हो रही है। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मेरे कॉरपोरेटर्स ने ये मुद्दे को यहाँ पर लेके गए हैं और पूरी ताकत के साथ हम इसको आखिरी कंक्लूजन तक लेकर जाएंगे। एनी न्यू पॉइंट जो आप 200 या 250 करोड़ रुपया 2 महीने के अंदर, 2 महीने से भी कम के पीरियड के अंदर ये 200-250 करोड़ का विदाउट टेंडरिंग का पूरा काम है। तो मुंबई की एक एजेंसी को अलॉट किया गया था कि नहीं भैया यहाँ पे एक पोस्टर लगाओ, यहाँ पे एक होर्डिंग लगाओ, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ड्रामा करने का है, यहाँ पे एक इवेंट करने का है, विदाउट टेंडरिंग प्रोसेस के। तो ये सब चीज़ें असेंबली के गली है, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं रुकना पड़ेगा, उसके अंदर पता जी दी थी। उन रिपोर्टर से मैंने बात किया, हुआ ये साहब कि हर एक का एक जूनियर इंजीनियर या कोई एक एरिया के लिए जो भी कंपनी ने किसी को अपॉइंट करी थी, अब वो बंदा आके बोल रहा है कि साहब मेरा प्रमोशन है तो रुका। ये एक्चुअल में फैक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको कि साहब मेरा प्रमोशन कंपनी देने वाली है, मैं काम अच्छा करता हूँ, सिर्फ मेरे को ऐसा लेटर दे दीजिएगा, ऐसा लेटर दे दीजिएगा करके। अब कोई साहब आ रहे मेरे को कि भैया मेरे कंपनी से, मैं आपको कंपनी का विरोध, लेकिन मैं अच्छा काम हूँ, मैं आपको फ़ोन करता हूँ तो आप मेरे पास आ जाते हैं। अब मेरे कॉर्पोरेटर्स ने 3-4 कॉर्पोरेटर्स ने उसके अंदर लिख के दे डाले पर्सनल आदमी को कि भैया मैं फ़ोन करता हूँ तो ये आ जाता है करके। ज़्यादातर कॉर्पोरेटर्स को समझ में आया यार ये गलत, कुछ तो भी फंसाने के चक्कर में है। ज़्यादातर कॉर्पोरेटर्स ने इसको नहीं दिया ये लेटर, सिर्फ 2 या 3 कॉर्पोरेटर्स ने दिया। उनको भी बुलाया, वो कॉर्पोरेटर्स ने जाके समांतर के ऑफिस के अंदर हंगामा करे, वहाँ पे बुलाया गया और पूछा गया कि क्या क्या है करके इसमें। साहब आप जहाँ तक बोल रहे हैं MIM के कॉर्पोरेटर्स के बारे में, 1 या 2 कॉर्पोरेटर्स के बारे में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स है। MIM किसी भी तरह से अगर कोई गरीब लोगों को कोई परेशान कर रहा है, किसी भी तरह से 1% इनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। कल रात में असद अवैसी साहब की तरफ से ये मुझे फ़ोन आया था, पहले उन्होंने बताया मुझे कि ये इस तरह का कुछ मामला सामने आया है, इनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लेना है करके। लेकिन चूँकि पहली मर्तबा था, उनको एक तरह से आप समझ लीजिएगा कि फर्स्ट एंड लास्ट ये था। MIM साहब एक दिन भी, मैं अपने लेवल के ऊपर और मेरे पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से मैं आपको ये बताना चाहूँगा असद अवैसी साहब की तरफ से, एक दिन भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर हमारा कॉरपोरेटर, हम लोग 0 के ऊपर थे, आप लोगों की हमने साथ दिया, जनता ने साथ दिया, तो आज हमारे पास 27 कॉरपोरेटर्स है। अगर हम किसी एक कॉरपोरेटर को बाहर निकालेंगे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई गरीबों के साथ कोई इस तरह का कोई खिलवाड़ करता है, कोई किसी को परेशान करता है, तो साहब इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला। सर आपने जो बीजेपी कर लिया और रिकॉर्डिंग के अंदर साहब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैं डरता नहीं, मेरा कुछ नहीं, एक छोटा सा काम रुकाया ना तो 10-20 हज़ार तो मेरे पास यूँ आ जाते हैं, 2-3 के अंदर बात हो रही तो करने का नहीं तो करने का नहीं, ये पूरा रिकॉर्डिंग के अंदर है सर। तो ये साहब मेरे पास आए, ये कॉन्ट्रैक्टर, और उन्होंने मेरे को ये बोले, मैं बोले ये किसका है, तो पता चला कि साहब कांग्रेस के लीडर है करके।
मैंने उनसे नंबर लिया, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग सुना। मैंने बोला यार इतना क्लियर अगर है, अगर तुम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो तुम्हारे को क्या वजह है कि मेरे पास आ रहे हैं? तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे? पुलिस के पास क्यों नहीं कंप्लेन कर रहे थे? इतने उसके अंदर तो बोला कमिश्नर उसको उधेड़ के ला के तो सड़क के ऊपर उसको नंगा करेगा। कमिश्नर का रिकॉर्ड वैसे ही है उसमें, तो आप मेरे पास क्यों आए? तो बोले नहीं साहब इसमें और भी कुछ लोग शामिल है। उसने क्लियर बोला नहीं मेरे को। मैंने वो पटेल से बात किया फ़ोन लगा के। मैं बोला साहब आपने शहर का ठेका लिए है? तो बोला नहीं क्यों, क्या हुआ? वो मेरा नंबर देख के पहचाना। बोले इम्तियाज़ भी पहचाना ना मेरे को, अपन हड़को कॉर्नर पे मिले थे, वो शादी में मुलाकात हुई थी, ये हुई थी। मैं बोला भाई ये आपके पास ये इस तरह का रिकॉर्डिंग आपकी है और आप बोले नहीं साहब मैंने करा नहीं था। बोले वो मेरा कैसा, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं है करके उसमें। मैं बोला मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, आपको अरेस्ट करवाने के अंदर 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। अगर इस तरह अगर आप शहर का ठेका लेके रखे हुए हैं और कॉन्ट्रैक्टरों से आप इस तरह का पैसा अगर आप वसूल करने का ये सोच रहे हैं। मैंने वो कॉन्ट्रैक्टर को साहब बहुत अच्छे तरीके से समझा के उसको बोला कि साहब मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, आप जाइए पुलिस में रजिस्टर करिएगा, वो लीडर को पकड़ के लेके आएंगे और उसको अच्छे तरीके से पब्लिसाइज करेंगे तो बाकी दूसरे लीडर हैं ना उनको सबको ये रहेगा। अगर कहीं पर कोई MIM के बारे में अगर कोई है, आज स्पेसिफिक मैं आपको पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोला हूँ, आपके ज़रिए जनता को भी बोलना चाहता हूँ, डायरेक्ट असदुद्दीन अवैसी साहब को वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इम्तियाज़ जलील के ऊपर अगर भरोसा नहीं करते हैं मत करिए, असदुद्दीन अवैसी साहब को और कॉल करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ साहब कि पार्टी का सदर किसी लेवल के ऊपर इस तरह की हरकतों के ऊपर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इतना भी बड़ा रहो कोई भी रहो। डन साहब।